सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज सिविल सेवा के तहत जिस विषय को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र सिविल सेवा के परीक्षा में जो मेंस का पेपर होता है उसमें जीएस का जो चौथा पेपर है वो एथिक्स का है। एथिक्स एक नए विषय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार जीएस के चौथे पेपर के रूप में शामिल किया था और इस पेपर को शामिल करने के पीछे कहीं न कहीं आयोग का कुछ उद्देश्य रहा होगा और आयोग यह भी देखना चाहता जरूर होगा कि जिन अधिकारियों को हम नियुक्त कर रहे हैं, जिन अधिकारियों को हम परीक्षण कर रहे हैं, जिन अधिकारियों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, वो केवल कुशल हैं, वो केवल योग्य हैं, वो केवल बुद्धिमान हैं। ये तो हैं ही, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा का जो मूल्यांकन परक परीक्षण है, एग्जाम है, वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है। जाहिर सी बात है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित छोटे दृष्टिकोण का व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। ऐसा संजोग हो सकता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते कभी कभी, लेकिन यह माना जाता है कि इतनी विस्तृत परीक्षा मानक प्रणाली के तहत योग्य लोग ही आएंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें योग्य लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी जीएस के पेपर में हमें एथिक्स का भाग लाना पड़ा। इसके पीछे आयोग का एक उद्देश्य रहा होगा कि हमें केवल योग्य ही अधिकारी नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे अधिकारी चाहिए। क्या समाज का उदाहरण इतना बताने के लिए काफी नहीं है कि आज तक जब से सिविल सेवा का परीक्षण हुआ, पहली बार कलेक्टर की नियुक्ति वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। उसके बाद सिविल सेवा का विकास होता चला गया और इतने सिविल सेवक, इतने कलेक्टर नियुक्त हुए, लेकिन समस्याओं का जस का तस बना रहना, बल्कि दिन ब दिन समस्याओं का अंबार होता चला जाना, इस बात को बता रहा है कि भले ही हम अच्छे अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति कम से कम होती चली जाती है। यही कारण है कि आयोग ने अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए एक नया विषय ऐड किया, जीएस का चौथा पेपर, जिसको कहा गया एथिक्स। क्या है एथिक्स? क्या एथिक्स नैतिकता है? क्या एथिक्स नैतिक नियम है? क्या एथिक्स नैतिक मानदंड है? क्या नैतिक आचार शास्त्र है? क्या एथिक्स या नीति शास्त्र केवल मूल्य है? देखिए, जब भी मैंने नीति शास्त्र के बारे में बहुत पढ़ा और बहुत सारे लेक्चर भी जरूर मैंने विश्लेषण किया, और उसके पीछे लेक्चर के विश्लेषण के देखने के पीछे मेरा प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि मैं ये देख रहा था कि जब भी परिभाषा नीति शास्त्र का दिया जा रहा है, तो उस परिभाषा में बहुत ज्यादा ऐसे शब्द आ रहे हैं जो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नीति शास्त्र वही है जो नैतिकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों लगभग समानार्थी हैं, दोनों लगभग सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन दोनों का संदर्भ अलग है, दोनों के बात करने का संदर्भ अलग है। अच्छा, सबसे पहले नीति शास्त्र को क्लियर करने के लिए हम नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों को समझेंगे। व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरल्स या मोरलिटी।
हम इसको पहले जानेंगे, फिर हम लोग नीति शास्त्र को पूरा क्लियर करेंगे। मेरे इस लेक्चर का मूल उद्देश्य है कि नीति शास्त्र के डिफिनीशन में, नीति शास्त्र के अर्थ को जानने में जो भी डायलिमा है, जो दुविधा है बच्चों के मन में, वो दूर किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि सिविल सेवा की परीक्षा में चौथा पेपर एथिक्स जानने से पहले बच्चे क्या करते थे, केस स्टडी लगा देते, बहुत ज्यादा केस स्टडी पढ़ लेते हैं, एथिक्स के और बहुत सारे विषयों का अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एथिक्स की परिभाषा तो आप जानिए। एथिक्स पढ़ने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो एथिक्स का बच्चा पढ़ रहा है वो एथिक्स की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम परिभाषा को ही सही से समझ लें, सही से पढ़ लें, तो मेरा यह भी मानना है कि आधी समस्या तो पूरी समाप्त हो जाएगी। वेल बिगेन इज हाफ डन, कहावत है कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम हो जाता है। यही कारण है कि हम लोगों को सबसे पहले एथिक्स की परिभाषा बहुत कायदे समझनी होगी। और हमारे इस लेक्चर का मूल उद्देश्य भी है कि हम डिफिनीशन को बहुत अच्छे से बताएं, और एथिक्स के लेक्चर देने का मेरा मूल उद्देश्य यही है। और मैं आगे भी लेक्चर्स उन कंफ्यूजन पर लाऊंगा जहां बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं रहा कि मैं एथिक्स का पूरा लेक्चर दूंगा, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं कि दूंगा जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं उन कंफ्यूजन्स को दूर करूंगा अपने एथिक्स के लेक्चर के तहत जहां बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। पहले इन सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। उसी के संदर्भ में पहला लेक्चर है आज नीति शास्त्र क्या है, व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। Some person known its ethics and morality is common synonyms, but this is not totally true. ये पूर्ण सही नहीं है कि दोनों समानार्थी हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर है, वही आज हम लोग देखेंगे। नीति शास्त्र एक मानदंड है, सामाजिक सिद्धांतों का समूह है, एक मानक है जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, नीति शास्त्र आचरण के सिद्धांतों का समूह है, पहला बात हो गया। नीति शास्त्र आचारों की संहिता, आचारों माने आचरण की संहिता है। नीति शास्त्र नैतिक मानदंडों का समूह है। नीति शास्त्र सामाजिक सिद्धांतों का समूह, जो आप कह लीजिए। बहुत आप यहां डिफिनीशन समझने में आप जरा सा मन में कंफ्यूजन मत रखिए, लेकिन जो बाद का शब्द है वो परिभाषित करेगा कि नीति शास्त्र है। सामाजिक सिद्धांत तो समाज शास्त्र भी हो गया, राजनीतिक सिद्धांत तो राजनीति शास्त्र हो गया, आर्थिक सिद्धांत तो अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन लास्ट का शब्द ना समझिए, पहले जो हम समझाना आपको चाह रहे हैं। नीति शास्त्र उन नैतिक मानदंडों का समूह है। मानदंड माने जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, कि एक कलेक्शन होते हैं जो सही या गलत का निर्धारण करते हैं। उन नैतिक मानदंडों का समूह है, उन सामाजिक सिद्धांतों का समूह है, उन आदर्शात्मक विज्ञानों या आदर्शात्मक सिद्धांतों का समूह है, उन आदर्शों का समूह है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार सही हैं गलत हैं, सही हैं या गलत हैं, उचित है या अनुचित है, शुभ है या अशुभ है। यानी कि ऐसे सामाजिक सिद्धांत, ऐसे सामाजिक नियम, ऐसे सामाजिक आदर्श, ऐसे नैतिक आदर्श, ऐसे राजनीतिक आदर्श जो ये निर्धारित करते हों कि जो व्यक्ति का आचरण है या समाज का आचरण है सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, शुभ है या अशुभ है, क्या कहलाता है? नीति शास्त्र। यानी they are the collection of ideas, they are collection of principles
जो ये निर्धारित कर रहे हैं कि चाहे वो समाज का आचरण हो, चाहे वो व्यक्ति का समाज के संदर्भ में आचरण हो। देखिए, व्यक्ति का आप मूल्यांकन उसके अंतर्मन के संदर्भ में करेंगे। यानी देखिए, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का आचरण अगर आप समाज के संदर्भ में कर रहे हैं तो नीति शास्त्र हो जाएगा, और वह व्यक्ति अपने मन के संदर्भ में जब अपने आचरण का मूल्यांकन कर रहा है, अपने अंतर्मन के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, तो वो नैतिकता हो जाएगा। यही नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर है। जब व्यक्ति अपने आचरणों का व्यक्तिगत मूल्यांकन कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही या गलत है। जैसे मैं, समझ लीजिए, मैं चोरी मान लीजिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, सपोज करिए मेरे अपने ही बारे में ले रहा हूं, तो जब मैं उसका मूल्यांकन अपने मन से कर रहा हूं, तो जब मैं उसका मूल्यांकन अपने मन से कर रहा हूं कि यार मैंने जो किया वो सही है या गलत है, तो ये नैतिकता हो गया, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत संदर्भ में मूल्यांकन कर रहा हूं कि सही या गलत है। मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतर्मन, मेरा अंतर्बोध, मेरी अंतर्बुद्धि, मेरी अंतर्चेतना जब इसका मूल्यांकन कर रही है तो वो नैतिकता हो गया। लेकिन मैं जब उसी का मूल्यांकन समाज के संदर्भ में कर रहा हूं, राजनीति के संदर्भ में कर रहा हूं, किसी संगठन के संदर्भ में कर रहा हूं, किसी समूह के संदर्भ में कर रहा हूं, पूरे धार्मिक संगठन के संदर्भ में कर रहा हूं, किसी पूरे देश के संदर्भ में कर रहा हूं, पूरे संसार के संदर्भ में कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा नीति शास्त्र। वो हो जाएगा नीति शास्त्र। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण मैं ले रहा हूं अभी आपको। देखिए, चीज वही है। जैसे ईमानदारी का मूल्यांकन मैंने अपने संदर्भ में किया कि मैं जो कर रहा हूं वो ईमानदारी पूर्ण कार्य है, तो वो नैतिकता हो गया। मैं प्रशासन के संदर्भ में जो ईमानदारी कर रहा हूं वो क्या हो गया? नीति शास्त्र। जैसे इसको फिर समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए एक अपराधी, एक रेपिस्ट, एक खूंखार जटिल व्यक्ति क्या बन गया? मंत्री बन गया। अब जब आप प्रशासन के सिद्धांत पढ़ेंगे तो प्रशासन के सिद्धांत में आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, प्रशासनिक आचार संहिता है। आप समझ लीजिए वही नीति शास्त्र है। प्रशासनिक आचार संहिता आपका नीति शास्त्र हो गया। अब क्योंकि मैंने बताया कि नीति शास्त्र समूह हर का अलग अलग होता है, किसी समूह का अलग हो गया, किसी समाज का अलग हो गया, प्रशासन का अलग हो गया, राजनीति का अलग हो गया, किसी पेशे का अलग, जिस बात आप डॉक्टरी पेशा का नीति शास्त्र अलग हो गया। हालांकि हमारा डिस्कशन तो प्रशासनिक नीति शास्त्र का ही, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर आप प्रशासनिक नीति शास्त्र, लेकिन जनरली नीति शास्त्र हर समूह का, हर संगठन का, हर व्यवसाय का अपना अपना होता है। तो आप उस नीति शास्त्र का उस व्यवसाय के संदर्भ में जब मूल्यांकन करेंगे तो नीति शास्त्र होगा, लेकिन आप केवल अपने संदर्भ में करेंगे तो नैतिकता हो जाए। अब मान लीजिए कि वो अपराधी, वो खूंखार, वो रेपिस्ट, वह डाकू मंत्री बन गया। लेकिन तो प्रशासनिक नैतिक नियम क्या कर रहा कि हम पद से बंधे हुए हैं और एक कैबिनेट मंत्री का हमको प्रोटेक्शन देना है, सुरक्षा देना है। अब आप एक उस मंत्री को प्रोटेक्शन देने चले गए, आप आईपीएस अधिकारी हैं, जम के आप उसका सुरक्षा दे रहे हैं, चारों ओर पुलिस का घेराबंदी लगा रहे हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो प्रशासनिक नैतिक नीति शास्त्र है वो तो यही कह रहा है, क्योंकि भाई कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर तो आप जाएंगे नहीं, आचार संहिता, आचरण की संहिता से आप बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि उसको सुरक्षा देना ही देना है और लोग दे ही रहे हैं। तो जब आपने प्रशासन के संदर्भ में, पूरे प्रशासन होल सोल के संदर्भ में जब आप देख रहे हैं तो सुरक्षा देना आपका नीति शास्त्र है, आप उसको सुरक्षा देंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपने अंतर्मन को देखा तो अंतर्मन तो कह रहा कि ये रेपिस्ट है, अपराधी, इसको तुरंत गोली मार रहे। यानी आपकी जो नैतिकता है वो गवाही नहीं दे रही है कि हम उसको सुरक्षा दें। जैसे आपको मन कर तुरंत इसको गोली मार, हो सकता है वो उचित भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक रेपिस्ट को देखकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगेगा कि हम उसको सुरक्षा दें।
लेकिन प्रशासनिक जो नीति शास्त्र है, जो आचार संहिता, वो तो कह रहा ना कि उसको देना पड़ेगा, क्योंकि तो आपका काम है किसी मंत्री का, किसी कैबिनेट मंत्री का सुरक्षा करना। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं ही इसीलिए, क्योंकि आपका काम कानून व्यवस्था करना, सुरक्षा देना, यही तो कर्तव्य है आपका। आप देखिए, व्यक्ति वही है, लेकिन जैसे उसका प्रशासनिक संदर्भ हुआ, सामाजिक संदर्भ हुआ, उसका नीति शास्त्र उसका प्रोडक्शन करने की कर रहा है। लेकिन जैसे उसने अपने अंतर मन में झांका और जैसे ही उसको देखा, तो उसकी नैतिकता ने कहा कि इसको सुरक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये रेपिस्ट है। जैसे ही प्रशासनिक संदर्भ हुआ, सामाजिक संदर्भ हुआ, सामूहिक संदर्भ हुआ, तो वो नीति शास्त्र हो। जैसे ही व्यक्तिगत संदर्भ हुआ, जिसमें आपको लगा, वो क्या हो गया? नैतिकता। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि नीति शास्त्र उन सामाजिक सिद्धांतों का, उन सामाजिक नैतिक नियमों का, उन नैतिक मानदंडों का समूह है जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यही निर्धारित करना किसका काम है? नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र हमें यह बता रहा है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। नीति शास्त्र एक मूल्यांकन परक शास्त्र है, एक मूल्यांकन परक विषय है, जो हमें बता रहा है, हमें नहीं बता रहा है कि क्या करना है, हमें यह बता रहा है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो विज्ञान की तरह तटस्थ नहीं है कि क्या होगा, या गणित के फार्मूले की तरह कुछ सिद्धांतों को लगाकर सिद्ध नहीं करेगा। वो बता रहा है कि समाज के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में हमारे आचरण कैसे होने चाहिए। ठीक है ना? यानी कि नीति शास्त्र और नैतिकता का मूल अंतर यही है कि जैसे ही हमने समाज के संदर्भ में उन्हीं नैतिक नियमों को लागू हुआ, उन्हीं मानदंडों को लागू किया, जैसे समाज के संदर्भ में मानदंड लागू हुए वो नीति शास्त्र हो गए, और जैसे ही वो नैतिक मानदंड व्यक्तिगत संदर्भ में लागू हुए, वो क्या हो गए? नैतिकता का। ठीक है, हमें लगता है कि आपको नीति शास्त्र और नैतिकता का अंतर समझ में आ गया होगा। जो लोग परिभाषा ऐसे करते हैं, भाई नियमों का समूह ही है, सिद्धांतों का समूह ही है, मानदंडों का समूह ही है, मूल्यों का समूह ही है, नैतिकता का ही समूह है। कौन? नीति शास्त्र। अच्छा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नीति शास्त्र होता है, हर समाज का भी अलग अलग नीति शास्त्र होता है। आप राजनीति में जाएंगे, वहां का अलग नीति शास्त्र होगा। आप प्रशासन में जाएंगे, प्रशासन का नीति शास्त्र अलग होगा। आप किसी डॉक्टरी पेशा में जा रहे हैं, आप किसी व्यवसाय में जा रहे हैं, हर व्यवसाय का, हर बिजनेस का एथिक्स अलग अलग होता है। किसी व्यवसाय का एथिक्स है कि आप अपने व्यवसाय के साथ बेईमानी ना करें, आप उपभोक्ताओं को ध्यान दें। अगर आप वकील हैं तो आपका काम है कि अपने कस्टमर को, अपने मौकिल को न्याय दिलाना। अगर आप डॉक्टरी में हैं तो आपका डॉक्टरी का एथिक्स बता रहा है कि आप मरीजों का इलाज करें, उनका प्राण बचाएं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका इंजीनियरिंग के प्रति की तकनीकी का विकास करें। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका प्रमुख कर्तव्य है कि आप केवल कोर्स को पूरा न करें, बल्कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं हो सकता है, जान लीजिएगा। जब तक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के आंतरिक व्यक्तित्व का विकास ना हो, उसके आंतरिक शक्ति का विकास ना हो, तो भी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आप देखें कि मोरल एथिक्स कितने शिक्षकों के पास है, तो वो एथिक्स अलग हो गया, शैक्षिक जो एजुकेशनल एथिक्स है वो अलग हो गया। अब केवल पढ़ाकर सिलेबस पूरा कर देना। आप देखिए इस मानदंड पे कितने लोग खड़े उतर रहे हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कितने लोग यह मानते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाकर पैसा प्राप्त कर लें। कितने लोगों का यह उद्देश्य है कि मैं बच्चे से पढ़ाऊं, अपना जीवन यापन तो करूं।
अपना सिलेबस तो पूरा करूं, ये तो होगा ही होगा, ये छोड़ के कोई जीवन जी नहीं सकता है। लेकिन साथ में जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है कि व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ आंतरिक व्यक्तित्व का भी विकास हो, अगर यह कोई कर रहा है तो वास्तव में वो एजुकेशनल एथिक्स का प्रयोग कर रहा है। देखिए, इसका एथिक्स अलग हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एथिक्स के, आप जब एथिक्स पढ़ रहे हैं तो आप एथिक्स को उलझाओ परिभाषा मत लीजिए, पहले एथिक्स का अर्थ समझ लीजिए। अब आगे आ जाएगा, बहुत सारे विषय हैं, अभिवृत्ति, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, वो ना अभी वो मत जानिए। अभी आप पहले एथिक्स का मतलब जानिए कि एथिक्स हर क्षेत्र का है। परिवार का एथिक्स अलग है, समाज का एथिक्स, लेकिन सब कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य की ओर जा रहे हैं और सब यही बताने की पता कर रहे हैं क्या सही है गलत। भले व्यक्ति का व्यवहार वो हो ना हो अलग की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका व्यवहार वही है। क्या डॉक्टरी का पेशा करने वाले सभी डॉक्टर जो हैं, क्या वो वो मेडिकल एथिक्स का प्रयोग कर रहे हैं? क्या शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले सारे जो शिक्षक हैं वो एजुकेशनल एथिक्स का प्रयोग कर रहे हैं? क्या पॉलिटिक्स में रहने वाला हर नेता क्या पॉलिटिकल एथिक्स का प्रयोग कर रहा है? क्या प्रशासन में रहने वाला हर प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का प्रयोग कर रहा है? इतना तो आप भी जान रहे हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अपना एथिक्स है ना। प्रशासन में रहकर आपका ध्यान क्या होना चाहिए? सबको सेवा उपलब्ध कराना, सबका सहयोग करना, सबका रक्षा करना, गरीबों की सहायता करना, सारी विकास योजनाओं को सरकार जनता आम जनता तक पहुंचाना, संकट के समय जन समूह की सहायता करना, यही तो है। एक पॉलिटिकल एथिक्स के समय क्या मतलब? एक राजनीतिक नेता से आप क्या आशा कर रहे हैं? देख लीजिए, एथिक्स जिस चीज को आप उलझाओ समझ रहे हो उतना उलझाओ है नहीं। आप पॉलिटिक्स में चले गए, वहां का एथिक्स बना दीजिए कि एक नेता से क्या उद्देश्य है हमारा, घोटाला करे या वोट के बदले नोट दे या वोट की राजनीति करे, ये तो कहीं नहीं है। एक राजनेता का उत्तरदायित्व तो होता है कि जनता के समस्याओं का प्रतिनिधित्व, जनता के मांगों का प्रतिनिधित्व करें, और अगर ये सब और जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए नीतियां बनाएं, जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए क्या बनाए? लोक नीतियां बनाए। अगर वह मंत्री जिस भी विभाग का है उसके सारे दायित्वों को पूर्ण करें, और अगर ये सब वो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो राजनीतिक नीतिशास्त्र का प्रयोग कर रहा है। देखिए, अगर हम केवल किताबी होकर नीति शास्त्र को समझेंगे तो मेरा मानना है कि हम परिभाषा समझ ही नहीं पाएंगे कभी। और मैंने अपने इस लेक्चर का कितना सफल हुआ ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, क्योंकि इस तरह से मैं फिर आगे बनाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य नीति शास्त्र को समझाने के पीछे यही है कि आप नीति शास्त्र को, जैसा किताबों में सामान्य परिभाषा लिख दिया गया कि वे नैतिक मानदंड, अब नैतिक शब्द ला दिया तो लड़के नैतिकता समझ गए, नैतिक शब्द ला दिया तो लड़के मूल्य समझ गए, नैतिक शब्द ला दिया तो लड़के नैतिक आचार संहिता समझ गए, वही नीति शास्त्र हो गया। अरे भाई, सबसे टच तो है, लेकिन नीति शास्त्र जैसे आप कह देंगे वो कलेक्टिवली हो जाएगा, सामूहिक हो जाएगा, एक व्यक्ति पर लागू नहीं हो, नहीं, समाज के संदर्भ में वो व्यक्ति पर भी लागू होगा और समाज के संदर्भ में पूरे समाज पर लागू होगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतर मन से सोच रहा है तब वो नीति शास्त्र कहां होगा, तब वो नैतिकता हो, ठीक है, तब वो नैतिकता हो। अभी मैंने बताया कि नीति शास्त्र के तहत, प्रशासनिक नीति शास्त्र के तहत वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसका उनको रक्षा देना करना है, लेकिन जैसे ही अपने मन, अंतर मन की ओर देखा, अंतर बोध की ओर देखा, अंतर चेतना की ओर देखा, तो उसने कह दिया कि ये एक अपराधी है और किसी भी दशा में इसका हमको सुरक्षा नहीं करना चाहिए। अब उसके ऊपर भारी क्या है? नीति शास्त्र की नैतिकता। अब अभी देखिए कि एक बाप जो है, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल आया
कि एक बाप ने एक रेपिस्ट को, अपने छोटी बच्ची के रेपिस्ट को कोर्ट के अंदर जाने से पहले ही बाहर गोली मार दिया। अब नीति शास्त्र, जो कानूनी नीति शास्त्र होगा, वो तो कहेगा भाई अपराधी है, वो कह देगा ना, क्योंकि कानून तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दंड जो है वो देने का अधिकार न्यायालय को है। लेकिन उस बाप का जो अंतर्मन था वो क्या कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही या गलत की ओर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस बाप का जो अंतर्मन था, जो ये सहन ही नहीं कर पाया कि एक छोटी सी बच्ची का इतना जघन्य अपराध उसके साथ करने वाला व्यक्ति कैसे जीवित दिख रहा है। किसी बच्ची के साथ, अब आप समझिए कि आज का जमाना नैतिकता में कितना निकृष्ट हो गया है कि 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल की बच्ची में उनको आकर्षण दिख जा रहा है। 70 से 75 साल के उम्र के बुजुर्ग महिला के मन में, लोगों के बीच में वासना पैदा हो जा रहा है। कैसे? आप ऐसे समाज में जहां 2 से 3 साल की बच्ची के लिए लोगों के मन में वासना पैदा हो जा रहा है, एक 70 से 75 साल की बुजुर्ग महिला के लिए रेपिस्टों के मन में वासना पैदा हो जा रहा है, वहां आप कैसे कह सकते हैं कि हम टोटली नीति शास्त्र का प्रयोग कर पाएंगे? हमारी नैतिकता, हमारे अंदर की जो अंतर्मन की नैतिकता है, वो तो कभी नहीं कहेगी कि हम ऐसे को क्षमा करें। फिर ये समाज का कोई सही दिशा तो है नहीं। आप अगर इसको देखें तो किस न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं? ये समाज की कोई सही दिशा है? तो वहां हम नीति शास्त्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि समाज क्या कहता है, कानून क्या कहता है? तो अगर उस पिता का मन इतना द्रवित हो गया, इतना कष्ट में आ गया, वो ये समझ ही नहीं पाया कि कानून क्या कह रहा है, वो ये सोच ही नहीं पाया कि मैं करने क्या जा रहा हूं, उसके अंतर्मन ने तो यही कहा कि मेरी पुत्री के साथ इतना भयानक कार्य करने वाला दरिंदा जीवित नहीं रहना। ये नैतिकता, ये उसके अपने अंतर नैतिक मूल्य कह रहे हैं कि इसका समाज में जीना उचित नहीं। अंतर्मन ने यह कह दिया, नीति शास्त्र तो कहेगा भाई, कानून नीति शास्त्र तो कहेगा कि उसको सजा देने का एकमात्र अधिकार न्याय। वास्तव में एक सभ्य समाज में न्यायालय ही ये निर्णय कर सकता है कि इसको दंड मिलेगा नहीं। मैं ये बात नहीं इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि संविधान कानून में निश्चय सभी का विश्वास है। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम जंगल के कानून में नहीं रहे। लोग स्वयं निर्णय कर लेंगे तो जंगल राज हो जाएगा, फिर मत्स्य न्याय स्थापित हो जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंतर्मन जब सोचेगा तो वो भावना से सोचेगा। भावना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आइए ये जाना जाए कि नीति शास्त्र के तहत क्या क्या नहीं हो सकता। देखिए, पहले तो हम ये तो जान गए कि नीति शास्त्र नैतिकता में क्या डिफरेंस है। जब वो सामाजिक संदर्भ में लेंगे, प्रशासनिक संदर्भ में लेंगे, पॉलिटिकल संबंध में लेंगे, शिक्षा के संदर्भ, जब हम कलेक्टिवली लेंगे यानी सामूहिक संदर्भ में लेंगे तो वो नीति शास्त्र हो गया, वही मानदंड। और जब हम उसको व्यक्तिगत संदर्भ में अपने कोई व्यक्ति लेगा, जब कोई व्यक्ति इन्हीं सारे नियमों सिद्धांतों को के बारे में सोचेगा अपने अंतर्मन से, तो वो क्या हो जाएगा? नैतिकता हो जाएगा। अच्छा, इसमें निष्पक्षता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है। ऐसा नहीं कि आप जब सोच रहे हैं तभी सही है। नीति शास्त्र में वस्तुनिष्ठता भी है, चाहे आप सोचे चाहे ना सोचे, वो है, तभी तो ऑब्जेक्टिविटी हो गया। फिर निष्पक्षता भी हो गया, सब पर बराबर रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि ये नीति शास्त्रीय नियम किसी पर लागू होंगे, किसी पर नहीं लागू होंगे। ठीक है, अब आइए, ये तो हमने जान लिया कि नीति शास्त्र नैतिकता क्या है। जो एक सबसे बड़ी समस्या है, दोनों को मिला देना, दोनों के अर्थों को मिला देना सबसे बड़ा समस्या होता है नीति शास्त्र के नियम में, सबसे बड़ी समस्या होती है। तो पहले तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या दोनों में अंतर है, और हम ये जान गए कि ऐसे मानदंड, ऐसे सामाजिक नियम
ऐसे सामाजिक सिद्धांत जो यह मूल्यांकन करते हो, जो ये निर्णय करते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या कहलाते हैं? नीति शास्त्र। वो सामाजिक नियम प्रशासन के अपने हो सकते हैं, राजनीति के अपने हो सकते हैं, किसी व्यवसाय के अपने हो सकते हैं, किसी देश समाज के अपने अपने, किस सब के हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन बहुत कुछ भी होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किसी सामाजिक में ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी करना पुण्य है, किसी समाज में ये नहीं कहा जाएगा कि बेईमानी करना बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा कहीं नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए उनको ज्यादातर हाँ ऐसा नहीं, कभी कभी किसी समाज में गड़बड़ भी होता है। अभी उसी उदाहरण मैं लेने जा रहा हूं। अब हम लोग ने ये देख लिया, अब हम लोग आके ये देखते हैं कि अब परिभाषा और कहां फंसता है। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं नैतिकता का संबंध धर्म से, फिर हम ये भी मान लेते हैं कि जो समाज में मान्य है वो भी पूर्ण रूप से नैतिक नीति शास्त्र है, फिर हम ये भी मान लेते हैं हमारी जो भावनाएं हैं वो ही नीति शास्त्र है। तो कई सारी चीजें जो वो भी नीति शास्त्र, पहला परिभाषा तो नैतिकता और नीति शास्त्र में फंसता है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं कि दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों का संदर्भ अलग है। एक का संदर्भ सामूहिक है, सामाजिक है, और एक का संदर्भ व्यक्तिगत है। अगर व्यक्ति सामूहिक संदर्भ में सोच रहा है, सामाजिक संदर्भ में सोच रहा है, अब सपोज करिए एक नेता, आप परिवार में हैं, जब आप परिवार में हैं, हमारा भाई के प्रति क्या रिलेशन है, हमारा बहन के प्रति क्या दायित्व है, हमारा कर्तव्य अपने पिता माता के प्रति क्या है, तो नैतिकता हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ये सोचा कि एक कलेक्टर के रूप में हमारा जिले के लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, अभी आप बेटे के रूप में सोच रहे हैं, अभी आप भाई के रूप में सोच रहे हैं, अभी आप पति के रूप में सोच रहे हैं, अभी आप बाप के रूप में सोच रहे हैं, व्यक्तिगत अंतर मन से सोच रहे हैं, तो वहां कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चल रहा है। आप अंतर मन से सोच रहे हैं कि मैं बेटा हूं तो बाप के प्रति, मां के प्रति क्या करना चाहिए, मैं पति हूं तो पत्नी के प्रति क्या करना चाहिए, मैं बाप हूं तो अपने बेटे के प्रति क्या करना चाहिए, यह आपका अंतर्मन सोच रहा है। और अगर आपने ये सोचकर ईमानदारी लगाया तो वहां ईमानदारी नैतिक नियम हो, नैतिकता हो। लेकिन जैसे ही आप उसी समय, सपोज करिए आप कलेक्टर हैं, अब आप हट के सोचिए कलेक्टर के रूप में। अब आप कलेक्टर के रूप से सोच रहे हैं कि जिले के प्रति मेरा क्या दायित्व है, तो वो क्या हो गया? नीति शास्त्र। जिले के प्रति लोगों को सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, लोगों की सेवा करना, गरीबों का मदद करना, ठीक है ना, लोगों असमर्थ, अपंग, दीनहीन के प्रति मदद की भावना रखना, सहयोग की भावना रखना। जैसे ही आप ये सोच लिए और उसके प्रति ईमानदारी लगा दिए तो वही ईमानदारी नीति शास्त्र नियम बन गया। चीज वही है, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग है, सोचने का संदर्भ अलग है। जब आप कलेक्टिवली सोच रहे हैं, अच्छा, जब आप कलेक्टिवली सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन से सोच रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बना उसके तहत आप सोचेंगे। आप ऐसा नहीं है कि प्रशासन के सिद्धांतों से अलग सोच देंगे। प्रशासन के सिद्धांतों, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो जब भी आप सामूहिक निर्णय लेंगे तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट की तहत जाना है, वही नीति शास्त्र है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट से सोचेंगे तो उसका नीति शास्त्र है। अगर आप नेता है तो राजनीति के नीति शास्त्र के अनुसार सोचेंगे तो आप वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो नीति शास्त्र है। यानी कि जब आपका आचरण बाह्य नियमों से प्रभावित हो रहा है, अब वो बाह्य नैतिक मानदंड जो आपके आचरण को प्रभावित कर रहे हैं बाह्य, तो बाह्य नैतिक मानदंड या बाह्य मानदंड, तो बाह्य मानदंड क्या हो गए? जो बाह्य मानदंड जो निर्धारित कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो बाह्य मानदंड, ऐसे बाह्य मानदंड, ऐसे बाह्य सिद्धांत,
ऐसे वाह्य मानक जो ये निर्धारित कर रहे हैं कि आपका आचरण सही है या गलत है, वो क्या कहला रहे हैं? नीति शास्त्र। और ऐसे आंतरिक मानदंड जो यह निर्धारित कर रहे हैं कि मेरा कार्य सही या गलत है, वो क्या हो जाएगा? नैतिकता हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो नैतिकता में आप अपने सोच से, अपने मूल्यों से प्रभावित होते हैं। और नीति शास्त्र में आप जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ, जिसको आप नीति शास्त्र कहते हैं, आप वाह्य मानदंडों से प्रभावित होते हैं। आप उससे अलग नहीं सोच पाएंगे, आपको वही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आप ये सोच लीजिए कि मेरा काम है लोगों को मारना, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो नीति शास्त्र है मेडिकल का, वो ये कह रहा है कि आपका पहला कर्तव्य है कि मरीज की जान बचाना। ये क्लियर हो गया जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मैं आपको, ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं। अब आइए ये देखा जाए कि नीति शास्त्र को परिभाषा और कैसे लोग डिस्टर्ब कर देते कि नीति शास्त्र और क्या है। जैसे बहुत लोग ये मान लेते हैं कि नीति शास्त्र जो है वो धार्मिक नियम है। देखिए, ऐसा धार्मिक नियम है, लेकिन असल में ये नहीं है। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि नीति शास्त्र जो है वो धार्मिक नियम है, लेकिन नीति शास्त्र, ठीक है, दुनिया के जितने भी धार्मिक धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, सब में नैतिक नियम हैं। सारे धर्म कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सारे धर्म बोलते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, सारे धर्म कहते हैं कि दीनहीन पर दया करनी चाहिए। सब धर्म कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो धार्मिक नियम नीति शास्त्री ही होंगे हर हाल में, वो गलत है। उसमें नैतिक मूल्य हैं, लेकिन वे सारे नैतिक मूल्य नीति शास्त्र हो जाए, ये सही नहीं है। पूछे कैसे? आप जिसको ऐसे समझें। देखिए, कहीं न कहीं नीति शास्त्रीय जो नियम हैं उनमें सार्वभौमिकता भी होता है, व्यापकता भी होता है, निष्पक्षता भी होता है, और ऐसे भी बहुत सारे, जैसे प्रशासन के सिद्धांत सभी प्रशासनिक अधिकारी पर बराबर रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई हिंदू आईएएस अधिकारी होगा तो उस पर अलग प्रशासनिक नियम लागेगा, और कोई मुस्लिम प्रशासनिक अधिकारी होगा तो उस पर अलग प्रशासनिक नियम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई हिंदू मंत्री होगा तो उस पर अलग राजनीतिक नीति शास्त्र लगेगा, और कोई हिंदू सपोज करिए मंत्री है तो उस पर अलग लगेगा। ऐसा नहीं है। सबके लिए पॉलिटिकल एथिक्स अलग एक है, सबके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक है, सबके लिए बिजनेस एथिक्स एक है, सबके लिए एक है। लेकिन धार्मिक नियम हर जगह अलग अलग भी है। भले नैतिक नियम है उसमें शामिल है, हर के धार्मिक सिद्धांत अलग अलग है। जैसे किसी धार्मिक सिद्धांत में अत्यधिक अहिंसा है, जैसे जैन धर्म है। जैन धर्म में तो मुंह ढक के भी रखते हैं कि मुंह के अंदर कुछ ना चले जाए, हिंसा हो जाएगा। वो खेती तक नहीं करते थे क्योंकि खेत हल चलाने से बहुत सारे जीव जंतु मरने, इतनी अहिंसा है। लेकिन इसके विपरीत अन्य धर्मों में देखा जाए तो उनके वहां मीट मछली खाना, बहुत सारे, सब धर्म लगभग मीट मछली खाना या पशु हिंसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि धार्मिक त्योहारों में बलि दिए जाते हैं। तो अगर वो नीति शास्त्रीय नियम होते तो लगभग सब पर बराबर रूप से लागू होते, नहीं लागू होते। बहुत सारे धर्मों में विरोधाभास भी है। कोई निरीश्वरवादी है, कोई ईश्वरवादी है, कोई ईश्वर के साकार रूप की संकल्पना करता है, कोई ईश्वर के निराकार रूप की संकल्पना करता है। लेकिन नीति शास्त्रीय नियम तो सब पर बराबर लागू, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना, अलग अलग हो जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते धार्मिक नियम नीति शास्त्रीय नियम है? ये तो तब होता जब सब पर बराबर लगता। प्रशासनिक नियम एक देश के हर वासियों पर अलग लागू हो रहा, बराबर हो रहा ना। लेकिन उसी समय उसी देश में अगर 4 धर्म के लोग हैं तो चारों के धार्मिक नियम क्या है? अलग अलग। तो नीति शास्त्र कैसे हो जाएगा, जरा बताइए हमको। क्लियर हो नहीं क्लियर होगा? आप बताइए। इसको ऐसे ही सोच लीजिए कि एक घर में अगर 4 धर्म के लोग हों
तो चारों अपना धार्मिक नियम अलग लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के संदर्भ में वो चारों एक हैं, पॉलिटिक्स के संबंध में चारों एक हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। धार्मिक नियम नीति शास्त्रीय नियम नहीं हो सकते जैसा लोग सोच रहे हैं। तो पहला आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जो भावना है वो नैतिक नियम है, हमारी भावनाएं जो हैं वो नैतिक नियम है। हमारी भावनाएं जो ये सोचती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, भाई मेरा जो भावना कह रहा है, जो मेरा दिल कह रहा है वही सही है, उसी को मैं नीति शास्त्र मानता हूं। देखिए, मैंने ये बताया कि नैतिक नियम अंतर्मन से आते हैं, लेकिन ऐसे नैतिक नियम अंतर्मन से आ रहे हैं और वो समाज में स्वीकार नहीं तो नैतिक नियम नहीं होंगे, फिर वो आपके दुराग्रह होंगे, पूर्वाग्रह होंगे, नैतिक नियम नहीं होंगे। अगर आपके अंतर्मन से कोई भावना आ रही है तो वो भावना जो है सर्वमान्य भी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा है। अब आपका अंतर्मन कर रहा है कि चोरी करना पुण्य है या दूसरों का धन हड़प लेना पुण्य है, जैसे डलहौजी की हड़प नीति। अब डलहौजी की अंतर भावना या अंतर्मन क्या कह रहा था? डलहौजी का अंतर भावना या अंतर्मन क्या कह रहा था कि भारत का कोई भी रियासत या राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर ना हो, नहीं तो हड़प लो। तो यानी हड़पने का नियम नैतिक नियम तो हो नहीं जाएगा और ना ही वो नीति शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि हड़पना तो नैतिकता के विरुद्ध है और नीति शास्त्र में तो शामिल हो ही नहीं पाएगा वो। क्लियर हो रहा है आपके मन में? क्लियर हो रहा है। तो आपकी अंतर भावना भी नैतिक नियम नहीं है। भले वो अंतर भावना ये कह दी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो अंतर भावना निष्पक्ष भी होना चाहिए, सार्वभौमिक भी होना चाहिए, सर्वव्यापक भी होना चाहिए, सर्वमान्य भी होना चाहिए और लोक परिस्थितियों के अनुरूप भी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? तो आपकी भावना भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप लोग ये भी सोचते कि समाज जो स्वीकार करता हो वो भी नीति शास्त्र है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं कि समाज जो सोच रहा था वो नीति शास्त्र है, ये भी सही नहीं है। किसी जमाने में समाज में सती प्रथा मान्य था, किसी जमाने में भारतीय समाज में सती प्रथा मान्य था, लेकिन क्या आज वो मान्य है? आज तो मान्य नहीं है। आज तो सती प्रथा किसी जमाने में, आज ही देख लीजिए, दहेज प्रथा के बारे में ले लीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि दहेज गलत है, कुछ लोग मानते हैं दहेज सही है। उसी के बारे में देख लीजिए, आज के समाज में चल रहा है ना, वो सबसे बड़ा कोड़ है। भाई महिलाओं के व्यक्तित्व को बौना बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी कुरीति का तो वो दहेज है। तो वो भी तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब कल को दूर हो जाए तो आप कहिए कि ये दहेज जो है वो गलत था, लेकिन आज तो समाज में चल रहा है ना, तो आप मान लीजिए दहेज सही है अगर समाज उसको मान्यता दे रहा है। भले बाहर से कोई नहीं कहे, अंदर से तो ज्यादातर लोग मान ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी कर रहे हैं। देखिए, जब डिस्कशन कोई होता है तो ये नहीं कहा जाता कि सब हैं, ऐसा नहीं कहा जाता है। छोड़ा तो जाता है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, उन वीरों को छोड़कर ही बात होती है। इसे लेक्चर को आप अतिवादी कभी न माने, रेडिकल न माने। लेक्चर कभी रेडिकल नहीं। तो एक आपको आईएएस का जब भी हम लेक्चर दिया जाएगा तो वो रेडिकल नहीं हो सकता है। हमें मर्यादित लिखना ही लिखना है एग्जाम में। कभी भी एग्जाम में अतिवादी मत लेखन करें, रेडिकल रिटर्न मत करें एग्जाम में कभी भी, और ना ही इंटरव्यू में आप रेडिकल बोलें। एक मर्यादा नियम कानून के अंदर रहकर आपकी भाषा निकल लीजिए, तो एक आप आईएएस अधिकारी के रूप में आपको देखा जाएगा। क्लियर है? तो पता चला कि आपने कह दिया कि नहीं ये मान्य है, सही, ये नहीं होगा। सार्वजनिक रूप से अगर वो मान्य हो तभी वो सही हो जाए। इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं तो समाज में कानून पूर्ण रूप से कोई चीज, समाज में कोई रीति रिवाज स्वीकार हो तो कोई जरूरी नहीं कि नीति शास्त्र है, कोई जरूरी नहीं कि नीति शास्त्र। लेकिन हां, वास्तव में अगर वो सही हो
तो उसको आप नीति शास्त्र जरूर मान सकते हैं। तो पूर्ण रूप से कोई जरूरी नहीं है कि समाज द्वारा स्वीकार ही नियम नीति शास्त्र। इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं कानून जो कह रहा है, कानून के जो नियम है, कानून के जो सिद्धांत हैं वो नीति शास्त्र है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जो जो चीजें आपको नीति शास्त्र की परिभाषा समझने में कंफ्यूज करती हैं वो सारे चीज मैं यहां दूर कर रहा हूं, क्योंकि इस लेक्चर का मूल उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले मैंने परिभाषा किया, परिभाषा के बाद मैंने तुरंत जो सबसे बड़ी समस्या नैतिकता है उसको मैंने दूर कर दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि आप किसको किसको नीति शास्त्र समझते हैं, उसको मैं दिखा रहा हूं। 4 बिंदु मैंने ले लिया। पहला, नीति शास्त्र धर्म ही नहीं है, नीति शास्त्र आपकी भावना ही नहीं है, नीति शास्त्र आपका कानून नहीं है, नीति शास्त्र आपके सामाजिक टोटल नियम ही नहीं है। ये सब मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसी परिभाषा की वजह से आप नीति शास्त्र समझ नहीं पाते। अब आइए, बहुत लोग कहते हैं कि कानून ही नीति शास्त्र है, कानून जो कह रहा वही सही है। ऐसा भी नहीं। बहुत समाज, अब रॉलेट एक्ट सही था क्या? रॉलेट एक्ट कानून था ना, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना अपराध के जेल में बंद किया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है। बताइए, ये तो सीधे साधे जो है वो हो गया, तानाशाही हो गया। तो क्या आप कहेंगे कि कानून जो है ये नीति शास्त्र है? अफ्रीका का रंग भेद कानून, अमेरिका का दास प्रथा कानून, क्या ये सब नीति शास्त्र थे? बहुत गलत थे। क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा आपको? तो यह कहना कि समाज में मान्य नियम नीति शास्त्र हो, ये सही नहीं है। टोटल ऐसा नहीं कि, हालांकि नीति शास्त्र नियम समाज को मान्य ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहे हो, तो वो भी नहीं है। कानून को मान्य हो, वो भी नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया। हाँ, आज जो है वो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा वो थे। तो आप बिल्कुल उसको कानून न समझ लीजिए, आप बिल्कुल उसको सामाजिक रीति रिवाज न समझ लीजिए, आप उसको अपनी अंतर्भावना ही न समझ लीजिए। जैसे ही आपने इन चीजों को समझा, आपको क्लियर हो गया कि क्या है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र अंतिम रूप से मैं निष्कर्ष कर दे रहा हूं। व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, कि नीति शास्त्र एक सर्वव्यापक, सर्वमान्य, सार्वभौमिक मानदंड है, सिद्धांत है या आदर्श है, जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। पहला। दूसरा, सबके अलग अलग है, लेकिन हम लोग को मूल रूप से सिविल सेवा में प्रशासनिक नीति शास्त्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे आपको इसी में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे चैप्टर, वो मैं विधिवत आपको बताऊंगा। पहले मेरा उद्देश्य आज यही था। पहला तो ये हो गया कि ये मैं बताया। दूसरा, नीति शास्त्रीय नियम नैतिक सिद्धांत वे हैं जो धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गया वो बन गया। इन मानदंडों का विकास भी नीति शास्त्र है। ऐसा नहीं कि नैतिक मानदंड जो है वो जड़ है, ठीक है ना। समय समय पे नैतिक मानदंड या समय समय पर जो मानदंड हैं, जो मानक हैं, मानक माने क्या सही है क्या गलत है, मानदंड माने क्या उचित है क्या अनुचित है, या क्या सही है क्या गलत है, ये वो चीजें हैं जो आपको बता रही कि आपको बस इतने में चलना है, विचलित नहीं होना है। तो मानदंड, मूल्य, मानक हमेशा विकसित भी होते रहते, वो भी नीति शास्त्र, वो जड़ नहीं। ये पूरा डिफिनेशन आज के मैंने अपने इस लेक्चर में कर दिया। मेरा उद्देश्य था, मैं लगातार इसको देख रहा था कि इसके बारे में बच्चों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। कोशिश किया है मैंने दूर करने के लिए। कितना सफल हुआ हूँ आप ये जरूर बताएंगे। विक्रमादित्य IAS एकेडमी का मूल उद्देश्य यही है कि आप सिविल सेवा की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में GS के पेपर के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो, और अपने इस मंच से मैं ये लगातार करता रहूं। मैं कितना सफल हुआ हूं ये आप जरूर बताएंगे। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।